Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Today we are going to start our new unit number 4 named Chemical Kinetics. First of all, we have to know what do you mean by chemical kinetics. So, the branch of chemistry which deals with the study of speed or rate of chemical reaction, the factor affecting the rate of reactions and the mechanism by which the reaction proceed is known as the chemical kinetics. Means केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच के अंदर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो कितने स्पीड से हो रही है। रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड से हो रही है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो रिएक्शन की स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ता है, एंड वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिससे रिएक्शन हो रही है, उसको हम जब इन सब चीज़ों की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर कहते हैं उसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, द वे बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, कि कौन से तरीके से जो आपकी रिएक्शन है वो हो रही है। तो इन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर कहते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ नोन एज द केमिकल काइनेटिक्स। ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 टाइप्स। जो आपकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल्स रिएक्शंस को हम जो है 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? एक तो आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। दीज आर द वेरी फास्ट रिएक्शंस। सेकेंड टाइप वाली जो होती हैं वेरी वेरी स्लो, जो बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती हैं, स्लो होती हैं। एंड जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस आपकी यहाँ पे होती हैं जो मीडियम वाली होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, यानी कि जो बहुत कम टाइम में, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड के अंदर जो रिएक्शंस हो जाती हैं, मतलब जिनकी जो स्पीड होती है होने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है, जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, सिल्वर का क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, आप पता भी नहीं सकता कि बिल्कुल एकदम से हो जाती है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। स्लो का मतलब कि उनको होने में इवन दैट मंथ भी लग जाते हैं, इतनी स्लो होती हैं। जैसे कि रस्ट ऑफ आयरन, अभी आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है। जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है, मेटल इटन अप की सरफेस की मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आके, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस आती हैं जो मीडियम होती हैं। मतलब मीडियम का मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक कर जाता है H2O + 1/2 O2 में। इसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ऐसे अमोनियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन हो गया NH4NO2। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो ये डीकम्पोज कर जाता है, एंड डीकम्पोज करके क्या बनाता है, वाटर एंड डाई नाइट्रोजन गैस। तो इन जो 3 टाइप्स की रिएक्शंस हैं, जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो जो केमिकल काइनेटिक्स है, जो मेन कैटेगरी की रिएक्शन है वो आपकी मीडियम कैटेगरी वाली रिएक्शन है, जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो है वो क्या की जाती हैं, इन्वॉल्व की जाती हैं। ना ही जिनका रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, नहीं इनका रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। फास्ट और स्लो वाली रिएक्शंस को हम जो है वो नहीं करते। अब नेक्स्ट आता है कि रीजंस फॉर द डिफरेंस इन रेट, कि जो आपकी ये रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा कुछ स्लो हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फास्ट हैं, इन सभी रिएक्शंस का जो रेट है, रेट मीन्स स्पीड है, वो डिफरेंट क्यों है। हर एक रिएक्शन की जो स्पीड है वो सेम क्यों नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी बेटा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होता है, और उस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग होती है ओल्ड बॉन्ड की, यानी कि आप कह सकते हो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जो आपके पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और वहाँ पे आपका जो नया बॉन्ड होता है वो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओल्ड बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकेज होती है। अभी आपको पता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जो बॉन्ड्स जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्ट्रेंथ होती है,
जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, जो वीकनेस होती है, वो हर एक बॉन्ड की क्या होती है, अलग होती है। तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा, अगर किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड अगर किसी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको होने का डिफरेंट टाइम लगता है। तो इस वजह से अगर हम आयनिक जो भी आपके कंपाउंड होते हैं, आयनिक वाले जो होते हैं, उनका जो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट होता है, आयनिक का फास्ट रेट इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पहले से ही आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इनको कोई भी डिसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये वाली जो आयनिक आपके कंपाउंड्स होते हैं वो फटाफट रिएक्शन कर जाते हैं, इनकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे भी मैंने पीछे आपको करके दिखाया था यहाँ पे कि ये आपके सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करी थी जो बहुत ज़्यादा फास्ट हुई थी, बिकॉज ये आयनिक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में एज सच कोई बॉन्ड नहीं होता, जस्ट ये आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और डिसोशिएट हो जाते हैं। और एक थर्ड है जिस पे किसी भी रेट डिपेंड करता है, रीज़न है उसका, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी पे भी जो है रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये हम इसी चैप्टर के लास्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, बट एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि आपकी कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, वो आपका रेट है रिएक्शन का। तो इसको अगर हमने सपोज करो यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है एंड वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें रिएक्शन का रेट कैसे पता चलेगा? हमें रिएक्शन का रेट पता चलेगा कि किस स्पीड से जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, या फिर किस स्पीड से जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें आप इसको लिख सकते हो कि इट इज़ द चेंज इन, चेंज का मतलब बदलना, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन का मतलब बेटा यहाँ से अमाउंट से लिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में किस हिसाब से जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चेंज कैसे आएगा? चेंज ऐसे आता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंज्यूम होते हैं एंड जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होती है, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो चेंज इस हिसाब से आएगा कि जो आपका आर है, जो रिएक्टेंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन इसकी आपकी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज़ करनी चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन क्या करनी चाहिए, डिक्रीज़ करनी चाहिए, बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है तो ये डिक्रीज़ करेगा। एंड जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए। इंक्रीज़ करने का मतलब ये बढ़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करिए। जितनी जल्दी प्रोडक्ट का आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो उतनी ही जो है वो फास्ट होती है। तो अगर इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्योंकि एक टाइम में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो है कोई भी चीज़ बिना टाइम लिमिट के रख देते हैं कि आप कितनी भी देर में ये चीज़ करो, तो वो चीज़ नहीं, हमने ये जो चीज़ देखनी है वो टाइम इंटरवल में देखनी है। या फिर आप सेकेंडली जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, कि किस हिसाब से जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो जो है इंक्रीज़ कर रही है और किस हिसाब से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है। ये आपका आइदर है, ये सारा आपस में इक्वल है, इज़ इक्वल टू, सारा इक्वल है। यानी कि अगर आप जो है मोलर कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप किस लिए लेते हो, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। किसके लिए लेते हो, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। आपकी जो रिएक्शन है वो आर कन्वर्टेड इनटू द पी है। अगर सपोज करो कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट करती है तब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R1 है एंड उस टाइम जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, P1 है। ओके, मोलर कंसंट्रेशन ये चीज़ दी है। और इस टाइम जो टाइम है वो टाइम आपने ले लिया T1। उसके बाद आफ्टर टाइम T
और दूसरे टाइम पे आप देखोगे तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो R2 हो जाती है एंड जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, P2 हो जाती है एट टाइम T2। तो इसमें जो चेंज आएगा कंसंट्रेशन में, तो चेंज आप क्या निकालोगे, डेल्टा आर। डेल्टा आर की जो ये ब्रैकेट हम लगाते हैं ये कंसंट्रेशन के लिए होगी, वो क्या होगी, आप क्या करते हो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1। ऐसे ही जो कंसंट्रेशन होगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1। एंड सिमिलरली जो आपका टाइम में चेंज आएगा दैट इज़ द T2 माइनस T1। तो आप इस विहार पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टाइम इंटरवल, या फिर इक्वल टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल। बेटा हेयर वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, इससे आपको कुछ नहीं लेना। आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे यूज़ किया गया है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज कर रही है। डजेंट मीन कि ये आप नेगेटिव में लोगे और ये पॉजिटिव में लोगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस में होती है, आपकी पॉजिटिव में ही होती है, उसको कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज के लिए शो हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर या और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कोई भी एक क्या कहते हैं रिएक्शन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया, जैसे कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, जनरल से एक रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन होगी PCl5 कन्वर्टेड इनटू द PCl3 प्लस Cl2। हमने ये रिएक्शन ली। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट है एंड ये और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहोगे, इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल T। देखो यहाँ पे माइनस है, बिकॉज माइनस का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। या फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन DT, सॉरी डेल्टा T, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। इनके भी इक्वल में एक और आ जाएगा, प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा। आप कई बार जो है डेल्टा यूज़ करते हो वर्ड और कई बार डी यूज़ कर लेते हो। तो वैसे हम यूज़ करते हैं, जब ये डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो लार्ज चेंज के लिए होता है आपका, यहाँ पे जब कोई लार्ज चेंज आएगा। और जो ये डी यूज़ करते हैं, डी तब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी क्या आता है, स्मॉल चेंज आता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टर, मतलब ये इक्वल में ही सारे आपके क्या हो जाते हैं, पुट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आपकी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को आप सिंपली अगर देखो तो सिर्फ इसके फॉर्मूले से ही पता कर सकते हो। ऊपर क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके, चेंज इन द टाइम। तो कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, मोल पर लीटर, ओके। कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर होती है और टाइम क्या होता है आपका, सेकेंड या मिनट, जो भी आप लोगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आइदर आप मिनट लेना चाहो तो मिनट भी हो सकता है, वो आप टाइम जिसमें लेना चाह रहे हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ अगर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है तो गैसियस स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर में होती है, तो गैस स्टेट में जो यूनिट हो जाएगी वो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड हो जाएगी। अदरवाइज जो होता है ये सारा क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपकी जो यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स है।
उसके बाद आता है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज क्या होता है कि सपोज करो कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपने शायद एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। आई थिंक आपने ये जो है वो +1 में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में किया हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आपने इसको ध्यान दिया हो तो। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड किस पे करता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन हो रही है रिएक्टेंट की वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद द पासेज ऑफ टाइम, एंड जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है विद द पासेज ऑफ टाइम। यानी कि सपोज करो कि मेरे पास जो है स्टार्टिंग में जो है R1 थी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तब जो यहाँ पे रेट था वो कुछ और था। थोड़े टाइम बाद उसमें से कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब मेरे पास फाइनली जो बचा वो R2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या कर रही है रिएक्टेंट की, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे रेट भी कुछ और आएगा। मीन्स कि थ्रू आउट रिएक्शन, जितनी आपकी रिएक्शन है, थ्रू आउट रिएक्शन जो आपका रेट होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, सेम नहीं होता है यहाँ, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड कर रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियस है वो थोड़े टाइम बाद डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में सपोज करो कि अगर आपने 5 kg कोई भी सब्सटेंस लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी फास्ट डिक्रीज़ करेगा, एंड जब वो 3 kg बचेगा तो उस हिसाब से उस पर जो है वो रेट जो है वो अप्लाई होगा। तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो थ्रू आउट रिएक्शन जो है वो सेम नहीं होती है, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, यानी कि जो एवरेज है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम कोई भी जो है एज ग्रुप की बात करते हैं कि इस क्लास में क्या एज के बच्चे हैं, तो आप ये बोलते हो ना कि मैक्सिमम जो होते हैं मोस्ट ऑफ उनकी एज नियरली क्या होती है, सेम, तो वो आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो रेट है उसको R से और यहाँ पे इसके नीचे एवरेज के लिए A भी लिख के करोगे, तो वो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है। अब दूसरी हमारे पास क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हमने एवरेज में जो यहाँ पे लिया है वो एवरेज में हमने टाइम इंटरवल लिया हुआ है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। लेकिन इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम पॉइंट ऑफ टाइम में कि अगर मेरा 2 आवर 5 सेकेंड बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसी भी रिएक्शन की रेट होती है इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट पे जो रेट है, चाहे वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की, वो प्रोडक्ट की, वो कितना तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है। यानी कि इंस्टेंटेनियस को आप बोल सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसमें कितना जो है चेंज आया, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम इंटरवल जो होता है इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना ही कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो पाती है, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है उसको अगर हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम है वो t से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे चेंज के लिए ये dx आएगा और ये क्या आ जाएगा, dt आएगा। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल टाइम, तो यहाँ पे आप जो है r इंस्टेंटेनियस को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, एंड ये क्या होता है dx बाई dt। और ये जो d है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम डेल्टा यूज़ करते हैं, डेल्टा का यूज़ हम किसी चीज़ में जो है वो लार्ज चेंज के लिए करते हैं, एंड जो डी का यूज़ होता है, डी का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, अगर किसी चीज़ में जो मेरा चेंज है वो कैसा आता है, स्मॉल चेंज आता है, तो उसके लिए हम ये चीज़ का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका क्या होता है।
इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वो बिल्कुल मतलब सिंपल फॉर्म में आपका ये चीज़ यहाँ पे आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा हम बहुत पहले हमने एक रिएक्शन की हुई है, जैसे हमने किया हुआ है कि हमने फॉस्फोरस पेंट्राक्लोराइड है एंड फॉस्फोरस पेंट्राक्लोराइड जो है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन में जो है ब्रेक कर गया, PCl5 ब्रेक इनटू PCl3 एंड Cl2। तो इसके लिए जो आप R लिखते हो, रिएक्शन का जो रेट है वो क्या लिख देते हो कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, या इसी को आप इक्वल लिख लेते हो यहाँ पे डेल्टा Cl2 विथ रिस्पेक्ट टू द dt। लेकिन अभी हम इसको सारों को इक्वल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इनके जो आगे का कोफिशिएंट है वो सारा क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसलिए इक्वल भी लिख रहे हैं क्योंकि जब 1 मोल PCl5 ब्रेक कर रहा है तो वो 1 मोल ही PCl3 दे रहा है, मतलब फॉस्फोरस पेंट्राक्लोराइड 1 मोल है ना यहाँ पे, जब वो 1 मोल ब्रेक करता है तो वो 1 मोल ही PCl3 देता है, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है, एंड 1 मोल ही वो यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लोरीन दे रहा है। हमारे पास डिफ़िकल्टी तब आती है जब ये रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ कि नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड है N2O5, ठीक है, ये इसको मैंने क्या किया यहाँ पे डीकम्पोज किया, तो ये क्या आ गया 4NO2 + O2। अब यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी बिकॉज 2 मोल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ब्रेक करके 4 मोल नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और 1 मोल जो है वो क्या दे रहा है, आपका ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ पे जो रेशियो की बात करते हैं वो 2 और फिर यहाँ पे 4:1 आता है। तो उस केस में तो ये सारी चीज़ें इक्वल नहीं आएंगी बिकॉज यहाँ पे इनका कोफिशिएंट ही क्या है, वो सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो टोटल आपका रेट होता है उसको हम उसके कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सपोज करो मेरे पास रिएक्शन है 2N2O5 एंड इट डीकम्पोज्ड टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड + 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो इस केस में जो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बिकॉज हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1/2, ये माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, मतलब जो कोफिशिएंट हैं वो आ जाएंगे प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू द प्लस, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे, जो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स आते हैं उन कोफिशिएंट से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर सारे मोल्स इक्वल नहीं हैं तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इस टाइप से हम उसको डिवाइड कर देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो वो क्या कर देती है, आइडेंटिकल वैल्यू दे देती है रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम इसको डिवाइड करके यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को जो है करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके यहाँ पे दिखाऊंगी। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लिखी नहीं है बट स्टिल मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मेरे पास है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। यहाँ पे मैंने क्या करना है, रेट ऑफ एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग। स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ, तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा शॉर्ट यूज़ करूँगी। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के लिए R एंड प्रोडक्ट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास रिएक्शन दी हुई है 4 अमोनिया गैसेस स्टेट में प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में कन्वर्टेड इनटू द 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस स्टेट में प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ गैसेस, यानी कि ये वेपर फॉर्म में है। वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है इसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका कितना दिया हुआ है, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है NO का वो आपको कितना दिया हुआ है, 3.6 × 10⁻³
मोल पर लीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया की जो रेट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब कि ये जो अमोनिया है वो किस रेट से जो है वो क्या कर रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। एंड सेकेंड हमने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो वाटर है वो किस रेट से जो है वो क्या कर रहा है, आपका बन रहा है। तो राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारे पास रिएक्शन है, हम सबसे पहले उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास रिएक्शन है कि 4 मोल ऑफ अमोनिया जो है वो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ डीकम्पोज करता है एंड 4 NO प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O देता है। अगर मैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ कि जैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, -1/4 कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई इंटरवल टाइम। अगर इसको आप स्मॉल चेंज में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, क्योंकि आपको यहाँ बताया नहीं कि एक लार्ज चेंज या स्मॉल। उसके बाद लिख सकते हो यहाँ पे -1/5, क्योंकि ये भी जो ऑक्सीजन है वो भी आपका क्या है, रिएक्टेंट है, तो उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। dt इज इक्वल टू, ये प्लस में आएगा, 1/4 कंसनट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt एंड इज इक्वल टू द प्लस के 1/6 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H2O बाई dt। आपको गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब आपको दिया हुआ है DNO बाई dt आपको दिया हुआ है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये देखो ये जो है सेम आ रहा है, इसके भी 4 मोल बन रहे हैं और इसका भी 4 मोल बन रहा है, मतलब जिस हिसाब से ये डिसअपियर हो रहा है उसी हिसाब से ये बन रहा है, बिकॉज दोनों के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, 4 और 4 है। इट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो रेट है डिसअपियरेंस का, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ जो फॉर्मेशन हो रही है इसकी वो NO की, एंड वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए लिया है बिकॉज 4 मोल ऑफ अमोनिया जब डीकम्पोज हो रहा है तो वो 4 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड दे रहा है, दैट्स वाई मैंने इसको इक्वल लिया है, अदरवाइज मैं इक्वल नहीं लूँगी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे भी देखो कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और जो उधर नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है उसका भी जो कोफिशिएंट है वो भी आपका क्या है, वहाँ पे भी कोफिशिएंट आप कितना ले रहे हो, 4 रहे हो। अब आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखो क्या है आपका, इनको लिखो यहाँ पे, वाटर का है 1/6 H2O अपॉन dt। ये NO का दिया है तो आप NO से ही कंपैरिजन कर लो, और वो कितना है 1/4 NO बाई dt। आपको तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है ये वाटर का, तो ये इसका जो कोफिशिएंट 6 है ना, इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा DH2O बाई dt इज इक्वल टू 6/4। 6/4 क्यों आया बेटा, क्योंकि ये इसका जो कोफिशिएंट है ऊपर गया, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है DNO बाई dt। ये जो चीज़ है DNO बाई dt, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे 3.6 इंटू 10⁻³ तो इसको आप कट करोगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, ये आपका यहाँ पे आएगा। फिर आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया कि ये इस रेट से आपका क्या हो रहा है, जो वाटर हो रहा है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, जिनका आप जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप सो आपको समझ में आएगा। ये यूनिट्स आपकी बहुत आसान है, बट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यही लास्ट यूनिट है जहाँ पे आपका न्यूमेरिकल यूज़ होगा। आगे ऐसा कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपके पास। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स वाई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। थैंक यू सो मच।